नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खटोड़ आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब पर चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का वीडियो। जिन साथियों की पीजीटी, टीजीटी, नेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास का वीडियो है ये, और पंजाब में जो मास्टर कैडर की पोस्टें आई हुई है इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, जो मेरे साथी मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, और जो अभी तक तैयारी नहीं करने लगे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि पेपर आने तक उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल में रीति निरूपण कर्म करने वाले कवि कौन हैं? दोस्तों ये ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपने बताना है कि भक्ति काल में रीति निरूपण कर्म करने वाले कवि कौन हैं। रहीम, कवि श्रीधर, देव प्रभु, शालिभद्र सूरी। दोस्तों, आपके पास समय है और आपने चयन करना है कि इनमें से कौन से कवि रीति निरूपण कर्म करने वाले हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रहीम। रहीम है जो भक्ति काल में रीति निरूपण कर्म करने वाले कवि हैं। इनके अलावा इनकी जो कविताएं हैं, रास पंचादई, मदनाष्टक, खान ए खाना, रहीम दुहावली, बरबे, नायिका भेद, ये इनके कुछ सामान्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्टि मार्ग का जहाज़ किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में आपने बताना है कि पुष्टि मार्ग का जहाज़ किसे कहा जाता है। हमारा छीत स्वामी को, परमानंद दास को, नाभा दास को, सूरदास को। दोस्तों, आपने ऑप्शन चयन करना है। दोस्तों, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज़ कहा है, और किसने कहा है ये कहा है विठलनाथ जी ने। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज़ कहा है, और इनकी काव्य कृतियाँ हैं सूरसागर, सूरसरावाली और साहित्य लहरी। इनकी ये 3 मुख्य कविताएं हैं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को सामान्य कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपने देना है, हिंदी साहित्य के इतिहास को सामान्य कितने भागों में बांटा गया है? 5, 7, 4, 2। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को सामान्य कितने भागों में बांटा गया है? इसका जवाब होगा 4। और कौन कौन से भागों में बांटा गया है ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले है आदिकाल, उसके बाद है भक्ति काल, फिर है रीतिकाल और फिर है आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को सामान्य 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है? 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है? इसका जवाब आपने देना है छायावाद युग को, द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग को, छायावाद उत्तरी काल को। दोस्तों, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, और ये भारतेंदु युग किसके नाम पे पड़ा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे ये इनका नाम पड़ा है, इस काल का नाम पड़ा है। और भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? 1850 में उनका जन्म हुआ था, और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी 2 जो मुख्य काव्य पूछे जाते हैं, वो पहला है भारदूत दशा और दूसरा है अंधेर नगरी। आपने इस चीज़ को याद रखना है, निम्नलिखित में से किस युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है? तो वो है भारतेंदु काल। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान है,
5वां क्वेश्चन है आपका, रसखान है राम भक्ति कवि, कृष्ण भक्ति कवि, सूफी कवि और संत कवि। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, रसखान है राम भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि, सूफी कवि और संत कवि। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं। इनके अलावा रसखान के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। ये बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। भारतेंदु जी ने इनके बारे में कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारिये। ये पंक्ति भारतेंदु जी ने रसखान के बारे में कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रीतिकाल में काव्य रचना की प्रमुख भाषा थी। सो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपने देना है। रीतिकाल में काव्य रचना की प्रमुख भाषा थी ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल और बिहारी। 6 नंबर क्वेश्चन है, रीतिकाल में काव्य रचना की प्रमुख भाषा थी, तो वो थी ब्रजभाषा। रीतिकाल में काव्य रचना की भाषा थी ब्रजभाषा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल के दूसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल के दूसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है? प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, गुप्त युग, भारतेंदु युग। आपने सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा, आधुनिक काल के दूसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग के काल के नाम। द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? 1864 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1838 में। द्विवेदी युग कब से कब तक था? 1900 से 1920 तक इसको द्विवेदी युग कहा जाता है। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो वो थे 1903 में। इन चीज़ों को याद करना है। और अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सतसई वह रचना है जिसमें, 8 नंबर क्वेश्चन आपका, सतसई वह रचना है जिसमें 100 दोहे होते हैं, 700 दोहे होते हैं, 700 कविताएं होती हैं, 100 कविताएं होती हैं। सो दोस्तों आपने सही उत्तर का चयन करना है। सतसई वह होती है जिसमें 700 दोहे होते हैं। और सतसई प्रसिद्ध थी बिहारी सतसई जो कविता है, उसमें सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या 9 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी थी? 9, 84, 13 या 93। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सिद्धों की संख्या थी 84, जो कि राहुल सांकृत्याल जी ने कही है। और 9 नाथों की संख्या 9 थी। नाथों की संख्या कितनी थी? 9। आपने याद करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कवि कौन सा है? 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कवि कौन है? रसखान, मीरा, रहीम या इनमें से कोई नहीं। आपने 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है, निम्नलिखित में से बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कौन सा कवि है? तो वो कौन सा कवि है हमारा? रसखान, जो कि बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, या प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपने जवाब देना है, जयशंकर प्रसाद, बच्चन, सुमित्रानंद पंत या आगे। तो दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं और इनकी काव्य रचना है पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांतर, कला और बूढ़ा चांद सबसे ज़्यादा हमारे एग्ज़ामों में पूछी जाती है। सो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झांसी की रानी किसकी रचना है? 12 नंबर क्वेश्चन में आपने जवाब देना है, झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, दिनकर की, माखनलाल चतुर्वेदी की या मैथिली सेनगुप्त की। सो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की।
1904 में इनका जन्म हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का। और इनकी काव्य रचना है मुकुल और तीरधारा, दो काफ़ी पूछी जाती है परीक्षाओं में। तो हमारे 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा का, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। पांडे वैचन शर्मा उगर, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 ही कहानियाँ लिखी है, एक है उसने कहा था, दूसरा बद्दू का कांटा और तीसरा सुखमय जीवन। ये 3 ही कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं। आपने इस चीज़ को याद करना है। और 1915 में इनका जन्म हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदर्शवादी हिंदी कहानी परंपरा के लेखक कौन है। सो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन आपने बताना है, आदर्शवादी हिंदी कहानी परंपरा के लेखक कौन है। जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, सुदर्शन या चतुर्सेन शास्त्री। आपने 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है, आदर्शवादी हिंदी कहानी परंपरा के लेखक कौन है। जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, सुदर्शन या चतुर्सेन शास्त्री। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुदर्शन। सुदर्शन के अंदर अन्य कहानियाँ हैं हार की जीत, सन्यासी और अंधेरी दुनिया, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। जो आपने याद करना है, अन्य कौन सी कहानियाँ हैं, हार की जीत, सन्यासी और अंधेरी दुनिया। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से ऐतिहासिक नाटकों का प्रणेता कौन है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से ऐतिहासिक नाटकों का प्रणेता कौन है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आपने जवाब देना है, सेठ गोविंददास, लक्ष्मी। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से ऐतिहासिक नाटकों का प्रणेता कौन है। सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अशक, लक्ष्मी नारायण लाल। 3 में से आपने सही आंसर का जवाब देना है। और इनमें से हमारे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1899 में। और इनके उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। और उनकी मुख्य रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर और कामिनी, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस निबंधकार की भारतीय संस्कृति और इतिहास का पुजारी माना जाता है। निम्न में से 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस निबंधकार को भारतीय संस्कृति और इतिहास का पुजारी माना जाता है। आपके ऑप्शन है जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीय संस्कृति और इतिहास का पुजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। इनके जो काव्य संग्रह है सूर साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख को क्या कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख को कहते हैं, क्या कहते हैं। चित्रमाला, व्याख्यानमाला, रेखा चित्र या संस्मरण। सो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का संस्मरण। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख को क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जनवादी कहानियों के किस विचारधारा से प्रेरणा ली है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जनवादी कहानियों ने किस विचारधारा से प्रेरणा ली है। तो वो प्रेरणा ली है मार्क्सवाद से। और मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है, कार्ल मार्क्स। और मार्क्सवाद को और किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जहाँ श्रोता वक्ता के शब्दों या उसके अभिप्राय से भिन्न कुछ और अर्थ कल्पित कर लेता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जहाँ श्रोता वक्ता के शब्दों का उसके अभिप्राय से
भिन्न और ही अर्थ कल्पित कर लेता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है श्लेष, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति या विरोधाभास। 19 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ श्रोता वक्ता के शब्दों का उसके अभिप्राय से भिन्न कुछ और ही अर्थ कल्पित कर लेता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है वक्रोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको पता ही है, जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, छंद के विषय में इस कथन कल सोहले जहाँ सदा सुहावे जाके अनंत जैता नाही बावे सम सम विषम विषम सुखदाई कविगण ताही काहे डैश के रिक्त स्थान में आएगा? आपके ऑप्शन है चौपाई, भुजंगी, मालिनी या त्रिभंगी। ये छंद के विषय में पूछा गया है कि यहाँ डैश में क्या आएगा, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा चौपाई। और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है। तो ये दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही हम नए नए वीडियो आपके लिए लेके आएंगे और हिंदी मास्टर के लिए मास्टर कैडर हिंदी के लिए ये नए नए वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और किसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।